सम बेसिक टर्म्स, और इसमें सबसे पहला बेसिक टर्म जो है वो होता है लाइन सेगमेंट। चलिए बताइए, आप में से किस किस को पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, बताइए। स्ट्रेट लाइन। ओके, और कुछ? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, और कुछ? जिसके पास 2 एंड पॉइंट्स हैं। एकदम सही बोल रहे हैं आर्यन, एकदम सही बोल रहे हैं। A line which has got 2 end points is called line segment। तो वही लिख देंगे, a portion, वो एक लाइन का पोर्शन होता है, ठीक है ना। So a portion of a line, a portion of a line with 2 end points is called the line segment। And what about a ray? रे के बारे में कौन बता रहा है? सर ये रे सुनकर मेरे को सच्ची में अरे यार लगता है सर। अरे करके मेरे को ऐसे दिमाग में सटकता है हमेशा। अरे बोलो। जिसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। वेरी गुड। अ पार्ट ऑफ अ लाइन a part of a line with one end point, a part of a line with one end point is called a ray। ओके, अब आपके जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक यहाँ पे, कहाँ गया हमारे पास, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा लाइन है, ठीक है। इस लाइन में हमारे पास हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। इसको पॉइंट ए लिख देते हैं, इसको पॉइंट बी लिख देते हैं, ठीक है। एक को लिख दिया पॉइंट ए, एक को लिख दिया पॉइंट बी। तो इसमें से हमारा लाइन सेगमेंट कितना हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया ए बी लिखना आप लाइन सेगमेंट, और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना देना, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी। चलो उसके बाद एक रे भी बनाते हैं, चलो एक रे भी बनाया ऐसे। रे के पास एक एंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और मान लेते हैं इसको भी हम कैसे नाम दे रहे हैं, इसको भी मान लेते हैं 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं। तो एक एंड पॉइंट है इसके पास और एक तरफ ये इनडेफिनिट जा रहा है, तो इसको भी मैं लिख दूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा रे ए बी, और उसके ऊपर ऐसे करके रे बना दूंगा, ये देखिए ऐसे। तो इसको बोलते हैं रे। समझ में आया? जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, और रे के ऊपर एक एरो जैसा ड्रॉ करूंगा, ओके। और अगर मुझे सिर्फ एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है, अगर ये तो मुझे लाइन सेगमेंट में सिर्फ इतना पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, पर अगर मुझे एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए बी और उसके ऊपर डबल साइडेड एरो ऐसे। तो एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया, एक लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया। प्लीज साथ साथ में लिखते जाइए। हो गया? होने के बाद प्लीज अपना थम्स अप दिखा दीजिए। थम्स अप दिखा दीजिए।
चलो आगे क्या कर लिया? धृति ने डन लिख दिया, निधि ने डन लिख दिया, और कौन है मेरे बच्चे? हर्षल ने अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं किया। प्लीज कम्युनिकेशन ठीक रखिए, काम होते ही मुझे इमीडिएटली कम्युनिकेट करके बताइए। यस, ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में कुछ नॉलेज है? कोलिनियर पॉइंट्स हाँ सर। क्या है? सर एक लाइन में 3 पॉइंट होंगे या उससे ज्यादा, हाँ, उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, एक लाइन में 3 से ज्यादा, ओके ओके। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है एक साथ, लीनियर मतलब एक लाइन में, करेक्ट। सो या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। तो आपको दिखाते हैं कोलिनियर पॉइंट दिखाते हैं, तो उसके लिए एक लाइन बना लें क्या ऐसे, ठीक है। उस पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट ए ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट बी ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट सी कर लेते हैं, पॉइंट डी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखूंगा? ए बी सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। इफ थ्री, आप साथ साथ में लिखते जाइए, स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ करिए, उस पे ये सब चीजें लिखिए। इफ थ्री और मोर, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, on the same line, they are called collinear points। क्या लिखा है? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, they are called collinear points। ठीक है। अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, क्योंकि देखो बच्चे, कोई भी दो पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन में होता ही है, कोई भी दो पॉइंट, पर तीन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में होने के लिए कोई एक स्पेसिफिक चीज ही होती है, या तो वो होंगे या तो वो नहीं होंगे। सो इफ द पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, इफ दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे इसके नीचे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम ये, जैसे कि पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी मैंने यहाँ बनाया, ठीक है ना, और पॉइंट सी मैं कहीं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर लग रहे हैं बच्चों? देखो ए से बी तक तो मैं सीधी लाइन बना लिया, ठीक है ना, लेकिन बी और सी एक सीधी लाइन नहीं है, करेक्ट। सीधी लाइन तो ऐसी निकल जाएगी ये। सो बी और सी जाऊंगा तो एक सीधी लाइन नहीं है, तो ये कोलिनियर है क्या? बिल्कुल भी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर होते तो ये एक ही लाइन में आते ऐसे। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको अच्छे से बबल में बना दीजिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, सो कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन हमने आपके सामने लिखा, और अब लिखा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। इफ दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिख लीजिए, हो जाने के बाद डन का सिंबल दिखा दीजिए, आगे करते हैं।
हम आपको स्लोली स्लोली सब चीज़ें बताने वाले हैं जो जो हमको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली हैं। अब से चैप्टर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ सबसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, ऑलमोस्ट सबने डन 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 बोल दिया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एक एंगल कैसे बनता है। आपको एंगल के बारे में भी पता है ना, ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, एंगल कैसे बनता है जब दो रेज ओरिजिनेट होती हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है। दो रेज, मान लेते हैं कि हमारे पास वो पॉइंट है, ये रहा वो हमारा पॉइंट। यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम दो रेज ओरिजिनेट कराते हैं, ये रही पहली रे और ये रही हमारी दूसरी रे। देख रहे हैं हम, दो रेज हमारे एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एंगल बोलते हैं। क्या नाम है ऐसी चीज को, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल की भी हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये सब तो एग्जाम में नहीं आ सकता। आ सकता है कभी कभी आजकल, क्योंकि 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब से आना शुरू हो गया बच्चों, तो आपको डेफिनेटली आ सकता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, एंगल क्या है, सब 1 मार्क्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एंगल में आप लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड when two rays originate from the same end point. It is formed when two rays originate from the same endpoints, and these rays which are making the angles are called the arms. तो ये एंगल बना, ये हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे एंगल के क्या होते हैं, आर्म्स। ये भी मेरे एंगल की एक आर्म है। तो मेरे एंगल में कितने आर्म्स हो गए, मेरे माई एंगल हैज गॉट 2 आर्म्स। ओके, और ये जो एंड पॉइंट होता है, ये वाला जो एंड पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। लिख लीजिए, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया हमारा एंगल जो कि दो रेज से बनता है, जो कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और 2 आर्म्स हमारी बन गई। ओके, अलग अलग टाइप के एंगल्स अभी हमारे पास बन सकते हैं। मैं आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स बताता हूं, आप मुझे उनकी डेफिनेशन बताइए अगर आपको आती है तो। एक्यूट एंगल, कोई है जो बता सकता है व्हाट इज एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से छोटा। किससे 90 डिग्री से छोटा? ओके, एक्यूट एंगल, इट मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। करेक्ट, 0 और 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल हो जाता है, ठीक है। और आपको बोलता हूं, एक्यूट के बाद आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से मेजर करके 180 तक। ओके, इट मेजर्स फ्रॉम बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री से। हाँ, स्ट्रेट एंगल होता है, इट इज 180 डिग्री। its measure is 180 डिग्री। ओके, आपको रिफ्लेक्स एंगल पता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? Yes sir, 180 degree to 360 degree. हाँ, तो पहले एक्यूट एंगल के लिए यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, अगर मेरा एंगल x है जो कि 0 से जब बड़ा है, ठीक है, मैथ्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, देन इट विल बी एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज के लिए लिखेंगे, सो मान लेते हैं कि अगर हमारा जो x है
if it is greater than 90 degree but is less than 180 degree then it will be an obtuse angle. स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री हो गया, और एक राइट एंगल भी होता है. राइट एंगल भी होता है. राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. यस, तो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, एक बार पूरा डिस्कस करेंगे. इट इज 90 डिग्री. ओके, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल कैसे दिखता है? स्ट्रेट एंगल तो आपका ऐसा सीधा एक लाइन दिखाई देती है, ठीक है. उसमें हम एक पॉइंट बना देते हैं सेंटर में. एक मिनट, ये पॉइंट नहीं बना, ये तो कुछ और हो गया. ये बन गया हमारा पॉइंट, और हम उसको ऐसे दिखा देते हैं. ये दिस इज अवर स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री. ठीक है. राइट एंगल तो आपको पता ही है, राइट एंगल ऐसे बना करके यहाँ पे एक ऐसा, तो ये बन जाता है हमारा राइट एंगल. तो राइट एंगल बना लिया, स्ट्रेट एंगल बना लिया. एक्यूट एंगल तो हमें पता ही है, एक्यूट एंगल ऐसा, ये एक्यूट एंगल हो गया. ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे तो 90 से ज़्यादा, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. करेक्ट. तो क्या आप सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. एक फिर हम जो बात करे थे वो भी कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्स एंगल, राइट. एक मिनट जरा, रिफ्लेक्स एंगल की भी बात कर लेते हैं. रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है. तो जो हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल है वो ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360. तो उसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है बट लेस देन 360 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा दिखाई देता है बच्चों? मान लेते हैं हमारे पास एक एंगल है ऐसे, ये हमारा नॉर्मल एंगल है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे ये होता है, ये उसका रिफ्लेक्स एंगल है. तो ये जितना भी होगा उसका ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया. ठीक है. तो ये हमेशा 180 डिग्री और किससे 360 के बीच में ही होने वाला है रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. ये सब आपने ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ कर एक लिया. बार आप रिपीट करोगे रिफ्लेक्स एंगल? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है. जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास आ गया 30 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स कितना होता है? 30 डिग्री का रिफ्लेक्स 360 माइनस 30 डिग्री करने पे उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है. ठीक है ना, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, तो उसमें से मैं एंगल हटा देता हूं तो बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है. तो ये रहे हमारे सारे एंगल जो हमारी बुक में दिए हैं, जो हमें पता होने चाहिए, जिनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिनको हम ड्रॉ करना आना चाहिए. सो एक्यूट एंगल हमने देख लिया, राइट एंगल देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल देख लिया, स्ट्रेट एंगल देख लिया, रिफ्लेक्स एंगल भी हमने देख लिया. ओके. और दो एंगल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो अगर आप ये लिख लिया होगा तो जरा थम्स अप दिखा दीजिए, आगे चलेंगे. यस, निधि, धृति, उमा. ओके, आगे चलेंगे. आगे जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल की जो लिस्ट में है बच्चों, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कोई बता सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सर, दो एंगल का सम मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हाँ, पर कितना होना चाहिए दो एंगल्स का 90 सम? डिग्री. 90 डिग्री. हाँ, बहुत बढ़िया. सो आप लोग लिखिए टू एंगल्स whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ठीक है. दो एंगल्स जिनको मिलाने पर 90 डिग्री होता है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे फिर? सर, उसमें 180 को सप्लीमेंट्री में, हाँ, 180 जो दो मतलब इधर 90 डिग्री किया, उधर 180 करने का. है ऐसा नहीं, टू सेम वैसे. एंगल्स ऑफ सम इज 180 डिग्री. हाँ, बस इतना. टू एंगल्स
whose sum is 180 degree are called supplementary angle। मतलब बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास जैसे कि एक एंगल है 30 डिग्री और मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मतलब 90 से माइनस करना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास। सप्लीमेंट में अगर एक एंगल मान लेते हैं 120 है तो कोई मुझे बता सकता है 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल, अगर एक एंगल 120 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180। नहीं 60 डिग्री। हाँ, आपको उसको 180 से माइनस करना है, दैट विल गिव यू योर सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों मिला के 180 होने चाहिए, एक 120 है तो पूछ रहा हूँ दूसरा कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के तो 180 आना चाहिए। तो एक अगर 120 है तो दूसरा 60 होगा, तभी मिला करके दोनों 180 होंगे। ओके, टोटल हमेशा 180 ही होंगे। ओके, अब मुझे अगला बताइए। तो ये भी हो गया हमारा, इसको भी क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। अब मुझे आप लोग बताइए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स ये बताइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? क्योंकि अगर ये सब चीजें ही हमारे पास क्लियर नहीं है तो आगे कोई फायदा नहीं मैथ्स पढ़ के, क्योंकि ये सब टर्म्स बार बार यूज होने वाली हैं। तो बताइए व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? दो एंगल जो साइड साइड में। ओके, इंग्लिश में बता सकते हैं उसको थोड़ा सा, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कॉमन वर्टेक्स। ओके, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उनका, सही बात है। कॉमन आर्म। वेरी गुड, एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए उनकी। टोटल 3 पॉइंट्स हैं, तो पहले हम एक आध और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो डिफरेंट साइड्स, मतलब डिफरेंट साइड्स रहते हैं उनके नॉन कॉमन आर्म। ओके, चलिए देखते हैं, सही बोल रहे हैं आप। 1 मिनट रुकिए, हम यहाँ से बनाते हैं। एक ऐसे बना दिया, ठीक है, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। तो यहाँ दिख रहा है आपको? तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें हम इसको मान लेते हैं, मे बी इसको मिल लेते हैं पॉइंट बी मान लेते हैं। इस आर्म का नाम ए बी आर्म दे देते हैं। इसका अगर मैं डी नाम दे देता हूँ और इसका मान लेते हैं हमने नाम दे दिया है सी। तो ये एक एडजेसेंट एंगल हो गए। इसमें एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है। ये देख रहे हैं आप, कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है, इसका भी और इसका भी एक कॉमन वर्टेक्स है। और ये जो बीच में दिख रही है वो है कॉमन आर्म। ये एक ऐसी आर्म है जो इस वाले एंगल के लिए भी है और इस वाले एंगल के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो एक कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स के हम प्रॉपर्टीज पूरा लिखते हैं, आप साथ साथ में लिखिए। ऐसे लिख देते हैं, टू एंगल्स आर adjacent if first point they have a common vertex. If they have a common vertex, second point, क्या हुआ धृति, एक मोबाइल चल नहीं रहा क्या? They have the common vertex. सो नेट स्लो था इसमें। ओके, एक कॉमन आर्म, और जो थर्ड पॉइंट है वो है, क्योंकि यहाँ पे दो दो मोबाइल दिखा रहा है ना, they have a common vertex, a common arm, और एक और चीज, and their non common arm, ऑन डिफरेंट साइड। हाँ,
non-common arms are on different sides of the common arm. करेक्ट, मतलब उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में, तो ये है हमारी नॉन कॉमन आर्म, करेक्ट। और यहाँ पर भी है नॉन कॉमन आर्म। सो जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है, एक कॉमन वर्टेक्स है, तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल बन जाता है। ओके, तो अगर कोई पूछेगा इसमें कौन कौन से एंगल एडजेसेंट हैं, तो हम बोलेंगे एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। समझ में आ रहा है? ए बी डी, एक एंगल को 3 अल्फाबेट से लिखा जाता है, एक कॉर्नर का, फिर एक बीच में वर्टेक्स वाला, और फिर यहाँ वाला। सो ए बी डी और दूसरा डी बी सी, ये दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर कोई मुझे पूछता है कि इसमें कॉमन आर्म बताओ, तो कॉमन आर्म कौन सी हुई? कॉमन आर्म का, हाँ, रे बी डी ना, रे बी डी इज अ कॉमन आर्म। सो BD। हाँ, रे बी डी इज अवर कॉमन आर्म, करेक्ट। रे बी डी हमारी कॉमन आर्म है। और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? बी है ना, AB। नहीं, पॉइंट बी इज कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स तो एक पॉइंट ही होता है ना, वर्टेक्स थोड़ी एक लाइन नहीं होती है, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, तो वो हो गया पॉइंट बी, वो हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। ओके, और नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हो गए? AB और BC। ओके, नॉन कॉमन आर्म में हो गए रे बी ए, सही बोलेंगे तो बी ए, हाँ, बी से स्टार्ट हो रहा है ना, और ए की तरफ जाके इनफाइनाइट जा रहा है, तो रे बी ए। और दूसरे वाले को बोलूंगा मैं रे, वो भी बी से शुरू हो रहा है और सी की तरफ जा रहा है, तो रे बी सी। ठीक है, तो ये समझ में आया एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपने लिख दिया, और कौन कौन एडजेसेंट एंगल थे वो भी लिख दिया, कॉमन आर्म का नाम भी लिख दिया रे बी डी, और पॉइंट कौन सा वर्टेक्स था वो भी लिख दिया, और नॉन कॉमन आर्म के नाम थे वो भी हमने लिख दिए। सर 1 मिनट 2 मिनट रुकना। हाँ, हो गया? सर नहीं, हाँ, क्या हुआ? नहीं हुआ सर। ओके, लिखिए। और एक चीज और लिखनी है इसमें, आराम से लिखिए, पूरा टाइम दे रहा हूँ। एक चीज और आप अच्छे से लिखिए इसमें, वो है कि कौन कौन से एंगल को प्लस करके कौन सा एंगल आएगा, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस साल जरूरत पड़ने वाली है। पूरा बड़ा वाला एंगल का नाम क्या है, मैं जिसको बोलूंगा वो बताना। निधि, ये बड़े वाले एंगल का नाम बताओ इसमें। ABC। वेरी गुड, बड़ा वाला एंगल हुआ एंगल ए बी सी, करेक्ट। और अरजान, दो छोटे छोटे एंगल कौन से हैं जिनको ऐड करने से एक बड़ा वाला एंगल बनता है? 120 + 60। हैं? यहाँ मतलब कि नाम बताओ। AB + CD। ओ हो, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आर्यन, ट्राई करोगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या? मेरा क्वेश्चन था एंगल ए बी सी
कौन से दो एंगल्स को मिला के बनेगा? सर ए बी और बी सी। नहीं, एंगल ए बी डी हाँ और एंगल डी बी सी। बिल्कुल सही जवाब, एंगल ए बी डी। मैंने आपको बोला था कोई भी एंगल 3 वर्ड्स में लिखा जाता है, तो ए बी डी मतलब कि ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल डी बी सी, तो एंगल डी बी सी। अगर ये चीज नहीं आएगी ना बेटा तो मर जाएंगे हम, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और आगे जितने भी चैप्टर करेंगे सब में अगर आपको एक एंगल ही नहीं पता कि एंगल को लिखते कैसे हैं तो बहुत परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो ये येलो वाला जो एंगल है उसको हम लिख रहे हैं एंगल ए बी डी, और मे भी मान लेते हैं दूसरा ये रेड वाला एंगल है यहाँ पे, तो रेड वाले एंगल को हम लिख रहे हैं डी बी सी। तो ए बी डी और डी बी सी जब दोनों को प्लस कर रहे हैं यानी येलो प्लस रेड कर रहे हैं तो हमारा बड़ा वाला एंगल मिल जा रहा है एंगल ए बी सी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आप इन दोनों छोटे एंगल्स को प्लस करके बड़ा वाला एंगल निकालोगे, या बड़े वाले एंगल में से एक छोटा वाला एंगल माइनस करके दूसरा छोटा वाला एंगल निकालोगे। सर ये 3 का जो एंगल्स बनते हैं उनको लीनियर पेयर्स भी बोल सकते हैं ना? नहीं, अभी इसमें लीनियर पेयर कहीं पे भी नहीं आया है, लीनियर पेयर अभी आगे आएगा। लीनियर पेयर जब दो एडजेसेंट एंगल्स जब प्लस करके 180 डिग्री हो जाते हैं तब वो वर्ड लीनियर पेयर, तो ये लीनियर पेयर नहीं है, अभी आने वाला है। ये हो गया आप सबका? सर चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एक लीनियर पेयर कैसा दिखता है। जब वो लड़की बात कर रही थी लीनियर पेयर में, ये देखिए 2 लाइंस आपको तो ऐसी दिखाई देंगी और एक लाइन आपको उसमें ऐसी जाती हुई दिखेगी, बस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इधर पे भी कुछ नाम दे देते हैं, इनके नाम तो आप दे सकते हैं। नाम देते हैं, चलो ए, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दोनों एंगल मिला करके 180 डिग्री हो जाते हैं, तो ये लीनियर पेयर बन जाते हैं। तो एंगल इसमें से कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए बी डी, ध्यान देना, एंगल ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ये वाले एंगल का हर्षल नाम बताओ जो मैंने अभी भी मार्क किया। इसको हम येलो से वाला की राइट वाला, ये देखो मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, येलो कलर डाल रहा हूँ उसमें। वो DBC, ओके एंगल डी, DBC। ओके एंगल डी बी सी। ठीक है, और ये दोनों एंगल मिला करके अब हो रहे हैं 180 डिग्री, इसलिए हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों पेयर मिला करके एक पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये बन गए हमारे लीनियर पेयर। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, हमने यहाँ पे वो दिखा दिया है कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों बन जाते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, और एक एंगल की बात करते हैं। लीनियर पेयर के बाद एक और एंगल आता है जिसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल होते हैं वर्टिकली? क्या किसी को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में? सर जो एक दूसरे के अपोजिट्स रहते हैं। हाँ, अब जैसे देखिए 2 लाइन यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ बीच में सेंटर है, तो ऐसे में पहले इसको तो नाम देना पड़ेगा। आप साथ साथ में स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, आई होप सो। हाँ, पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लीजिए, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप सीरियसली सब चीज़ों को लेकर के बैठिए, टाइम पास मत समझिए, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम निकलता जा रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई सब निकल जाएगा, और आप टाइम पास अगर सोच रहे होंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, और कल को एग्जाम होगा, आप फेल हो जाने वाले हैं उसमें। ठीक रहे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा एकदम, बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपका ये ऑनलाइन चल रहा है आप लोगों को बहुत मजे आ रहे हैं, आप चुपचाप घर में बैठे हैं
ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे अभी वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, पीछे घूम रहे होंगे, यहाँ वहाँ चल रहे होंगे, वो सब एक्टिविटीज आपको बंद करनी है, क्योंकि कल को नुकसान उससे आपका ही होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला, कोई सुनने नहीं वाला है। 10th स्टैंडर्ड में तो ऑलमोस्ट 5-5 6-6 चैप्टर्स खत्म करा दिए गए हैं अभी तक, उनके टेस्ट भी हो गए हैं, 2-2 टेस्ट भी हो गए हैं स्कूल में। सो कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, अब सब बस पढ़ाए जा रहे हैं फटाफट फटाफट। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ध्यान से दिल लगा करके बैठ के पढ़ना है। जो चीजें नहीं आती हैं, आपके पास माइक्रोफोन है, आप माइक्रोफोन से पूछिए। देखिए जैसे धृति और उमा बार बार पूछते रहते हैं, हर्षल बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलते हैं किसी चीज के लिए, निधि भी बहुत कम बात करती है, अरजान भी बिल्कुल नहीं पूछता है, आर्यन बीच बीच में कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है, आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, और जो भी चीजें आपको लिखाई जा रही हैं वो आप एकदम नीटली लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ स्केल सब यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी जब लेक्चर के लिए बैठेंगे तो एक प्रॉपर नोटबुक, ये नहीं कि आज किसी और नोटबुक में लिख रहे हैं और कल किसी और नोटबुक में लिख रहे हैं। अगर ऐसा होने लगा तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपके एंड पे होने वाली है, फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर आपके एंड पे। हाँ धृति, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से लिख रहे हैं आप, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो एंगल्स अभी हमने इसको नाम दे दिए हमने, अब इसमें देखते हैं। देखो एक एंगल में यहाँ का एंगल है, मैं उसको क्या करता हूँ ना, रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखो ये एंगल को और यहाँ के एंगल को। कोई मुझे इन दोनों एंगल का नाम, कोई नहीं, मैं नाम पूछता हूँ, बताता हूँ। और मुझे उमा, ये दोनों जो रेड कलर से मैंने किए, इन दोनों के एंगल के नाम बताओ। सर वो जो पॉइंट का क्या है, कुछ नाम नहीं क्या? अच्छा, पॉइंट का नाम हम ओ ले लेते हैं, अगर नहीं दिया होता तो ओ ले लिया। हाँ AOC हाँ EOB। ओके, सो एंगल ए ओ सी, ध्यान देना जब वो बोल रही है एंगल ए ओ सी तो ये वाला एंगल है, इधर वाला। और जब बोल रहे हैं बी ओ डी, वो इक्वल होता है एंगल बी ओ डी। ध्यान देना कभी भी ए ओ सी और बी ओ डी एंगल इक्वल होता है। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल सेम होता है, एंगल ए ओ सी बी ओ डी सेम होता है। और ये दोनों कौन से एंगल हैं? ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों? हाँ बोलो। सर क्या हम इसको VOA के लिख सकते हैं? किसको? हाँ VOA लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल का शॉर्ट फॉर्म VOA, कैपिटल लेटर VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो बाकी दो एंगल्स हैं, धृति बताओ बाकी दो एंगल्स कौन कौन से हैं? ये दोनों वाले नाम बताओ। AOD ओके and BOC। वेरी गुड, इज इक्वल टू एंगल BOC, और इसका भी रीजन वही होगा VOA, मतलब दे आर वर्टिकली अपोजिट angles and they are always equal. Vertically opposite angle, a pair of vertically opposite angles are always equal. अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो उसके अपोजिट वाला भी 50 डिग्री होगा, अगर 30 डिग्री है तो अपोजिट वाला भी 30 डिग्री होगा। ये सब चीजें धीरे धीरे करके आपको अभी सीखनी है, समझनी है। धीरे धीरे तो नहीं बोल सकते, जल्दी जल्दी आपको सीखनी पड़ेंगी। ओके ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं क्योंकि एक पॉइंट पे कट हो रही हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी पैरेलल लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से कट नहीं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, जब ये हो जाएगा तो बता दीजिएगा, थम्स अप दिखा दीजिए या डन लिख दीजिए, हम आगे चलेंगे।
लिख लिया सब बच्चों ने? और यही हमारा थियरम भी है। हाँ, इससे रिलेटेड एक, जब ये आपने बनाया ना, यहाँ पे एक थियरम लिख लो। हमारे पास एक थियरम है जिसका नाम है थियरम 6.1। थियरम 6.1 क्या बोलता है? थियरम 6.1 बोलता है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, साथ में लिख लो, इफ टू लाइन्स intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। क्या बोल रहा है? If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। Then the vertically opposite angles are equal। ये हमारा थियरम है, थियरम 6.1। यहाँ पे जो हमने बनाया, दो लाइंस जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लिख लिया आपने? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं इस चैप्टर्स के, आपको काफी दिमाग लगाना पड़ता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हेलो बोलिए। तो इसमें जो आपने नेमिंग किया है सारे एंगल्स में, वो मतलब अपने मन से करते कि उसमें रहता है वो? हाँ, अभी तो अगर तो देखो सिंपल चीज है निधि, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपने, वेरी गुड बच्चा, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो। वहां पे अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, कोई भी ABCD XYZ कुछ भी यूज कर सकते हो। बट मोस्टली व्हाट हैपेंस इज इन द एग्जाम द टीचर इज गोइंग टू ऑलरेडी गिव यू द नेमिंग। इफ इट इज नॉट गिवन इन द फिगर देन यू कैन टेक इट ऑन योर ओन। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसको क्लियर करते हैं और एक एग्जाम्पल आपके सामने करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल, तो ये है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 1, सब लिख लीजिएगा एग्जाम्पल 1। पहले हम बुक के कुछ सर क्वेश्चंस, वो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स नहीं कराओगे? एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स अभी नहीं बेटा, इसमें दो एक्सरसाइज हैं, एक एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है, और एक एक्सरसाइज 6.2 है। तो 6.1 एक्सरसाइज में जरूरत नहीं है, जब 6.1 खत्म हो जाएगा, जब हम 6.2 करने के लिए पहुंचेंगे तब हमको वो, आपको याद है और भी बहुत सारे हैं, दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो सब हमारा 6.2 से रिलेटेड है, तो वो थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सब कुछ साथ में एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, स्कूल की मैम ने सब कुछ साथ में एक्सप्लेन किया था। हाँ वही, क्या वो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देते हैं ना, और उसके बाद बस उसके बाद आपके ऊपर डाल दो करने के लिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उन्होंने सारे सॉल्व कराए कि आपको करने के लिए बोले हैं? नहीं, करवा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब लिख के नहीं, पहले से लिखे हुए रहते हैं, वो एक्सप्लेन करती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो टेक्निक थोड़ी सी फिर ठीक नहीं लगती है, क्योंकि सब चीजें अगर पहले से लिखी होती हैं तो टीचर क्या जल्दी उनको पढ़ देती है। आप लोगों को टाइम मिलता है? पीपीटी बनाई रहती है पूरी। हाँ, तो आप लोग क्या उस टाइम लिखते हैं वहां से देख देख के? नहीं, वो मैम बोलती है कि मैं तुम लोग को भेज दूंगी तब लिखती है। लेकिन भेजा आज तक कभी? वो एक्सप्लेन करती है, वो एक्सप्लेन करते तब मना बोलते कि तभी नहीं लिखने का, मैं तुम लोग को इसका PDF भेज दूंगी तब लिख लेना। तो PDF भेजा क्या? नहीं हाँ भेजा? भेजा PDF, एक्सरसाइज का भेजा PDF, एक्सरसाइज का PDF भेजा? हाँ हाँ मैम। हाँ, तो वही कर रहे हैं आधी वो। आधी भेजा, आधा अभी बाकी है। प्राची हाँ मैम जल्दी भेजती नहीं है। अच्छा, साइंस के जल्दी भेजते नहीं है। तो देखिए वही मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखा हुआ अगर आपके सामने पड़ा होगा उससे बेटर है जब कोई सामने सॉल्व कर रहा होगा और वो आपको दिखेगा, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में
एक हमारे पास डायग्राम है, मैं आपके साथ वो डायग्राम शेयर करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये ऐसे करके बना हुआ है और एक लाइन यहाँ से ऐसे करके गई है, ठीक है। और इनके कुछ नेमिंग्स भी कर देते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको हमने O लिख दिया है, यहाँ पे पॉइंट R लिख देते हैं, और इसके जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने S लिख दिया है, और इस लाइन पे यहाँ पे हमने P बना दिया है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने Q बना दिया है, ठीक है। एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, एक O और एक S और एक R, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। ये है एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 को देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या पूछा है, हमसे क्या पता करना चाह रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो फिगर है, उन्होंने इस फिगर का एक नाम भी दे दिया है। चलो, फिगर का नाम है फिगर 6.9, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि भाई बच्चों फिगर 6.9 को देखो, उसमें दो लाइन है, एक PQ लाइन है और एक RS लाइन है, और वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। और वो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोलता है इफ, एक कंडीशन आपको दिया है, एंगल POR, कौन सा एंगल, POR, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल POR इज टू एंगल ROQ, एंगल ROQ ये वाला एंगल, ठीक है। उसको हम दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करते हैं, ये लीजिए। सो एक हो गया एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7, ये चीज हमको दी गई है, और हमको बोलता है कि फाइंड ऑल दी एंगल्स, बाकी सारे एंगल्स पता करो, ठीक है। धृति, निधि, उमा, अरजान, आर्यन, हर्षल, ठीक है। धृति ने एकदम सही पॉइंट रखा, यही पॉइंट हमारे स्टैंडर्ड 10 के बच्चे भी रख रहे थे। देखो टीचर की गलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ 40-45 मिनट का वो टाइम स्पैन मिलता है, उनको वो पोर्शन खत्म कराना ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे में अगर वो स्लो लिखेंगे और समझा समझा के लिखेंगे तो एक 40-45 मिनट में हो सकता है कभी 1 या 2 या 3-4 ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसलिए वो जल्दी उसको पढ़ देते हैं और बाद में बोलेंगे कि आपको भेज देते हैं, आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि वो बात थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है, बट बिकॉज उसके अलावा टीचर्स के पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ की जो नोटबुक है वो आपको प्रॉपरली बना के रखनी है, ठीक है। प्रॉपरली बना के रखनी है, प्रॉपरली सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, क्योंकि कल को जब भी एग्जाम होने वाला है आप इनको रिफर करने वाले हैं। तो जो टीचर जो भेजती है वो तो ऐसे हैं, वो नोट्स भेज रही है, नेट पे भेज रही है, तो वो नोट्स आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर पे हैं, मोबाइल पे हैं। तो वो कल को जब एग्जाम आने वाला होगा तो आप मुश्किल हो जाएगा, उनको कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि कुछ आज भेजे जाते हैं, कुछ 2 दिन के बाद भेजे जाते हैं, और ऐसे भी नहीं है कि हम उन सबके प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और उनको एक फाइल में फोल्डर रख रहे हैं। बहुत मुश्किल काम हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो आप काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। 9th का बच्चा अगर सिस्टमैटिक नहीं होगा, अपनी चीजों को संभाल के नहीं रखेगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं मेरे बच्चों, जिनको बोला जाए ना जाके मैथ्स की बुक लेके आओ अपने घर से कमरे में से, तो वो 10 मिनट लगा देते हैं और उनको उनके मैथ्स की टेक्स्ट बुक नहीं मिलती है। मतलब अंदर बहुत ही मेस बना के रखा, उन्होंने कोई भी चीज कहीं पे भी रख देते हैं। आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी चीजों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखिए कि आपको जब चाहिए तब आप जाएं, वो बुक उठा करके आप लेकर के आएं। आपको ऑर्गेनाइज करना है, वो आपके पेरेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करके नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप इतनी सी चीज नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे और आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, आपको बोलेंगे चलो आज मैं पढ़ता हूँ, चलो, तो आपको बुक ही नहीं मिलेगी, आपको 10-15 मिनट बुक को ढूंढने में ही लग जाएंगे, सारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगी। जब तक आप उस बुक को उठा के लाएंगे, आपकी एनर्जी, एंथुसियाज्म सब डाउन हो जाएगा, पढ़ने का क्या मजा आएगा। तो चीजों को उठा के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, जैसे अभी आप लिख रहे हैं, इसके बाद इसको फेंको मत, इसके बाद इसको उठा के अपनी जगह पे रख दो, सबसे कम टाइम लगता है, उठा करके अपनी जगह पे रख दो, बस हो गया खत्म। जब चाहिए होगा वहीं से उठा के ले लो, ठीक है। या आपके पास अगर स्कूल बैग है तो स्कूल बैग में रख लो, या अगर आपके पास एक छोटा सा अलमीरा है तो वहां रख लो, आराम से रख लो, एकदम बना के कि ये मेरे टेक्स्ट बुक का है,
ये मेरे टेक्स्ट बुक की जगह है, ये मेरे मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, यहाँ मैं नोटबुक्स रखूंगा, यहाँ मैं ये रखूंगा, जैसे आपको अच्छा लगता है अपनी तरह से आपको नए नए तरीके बनाने हैं। और ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई मांगे मैं फटाक से वो चीज उठा के लाके दे सकूं। दुकान में देखो आप लोग कपड़े खरीदने जाते हैं ना, वो जो भी चीज आप मांगते हो, या जूते की दुकान को मानना पड़ेगा। जूते की दुकान में एक आदमी कहीं ऊपर होता है और बाकी आदमी नीचे होते हैं। नीचे से वो बोलता है 7 नंबर का ये वाला जूता दे दो, वो फटाक से जाके एक ही सेकंड में लाके नीचे की तरफ फेंक देता है आपके पास। ऐसा थोड़ी होता है कि अब मिलेगा अगले दिन आ जाना, हम ढूंढ करके रखेंगे, है ना। या सारी दूसरा जूता मिल ही नहीं रहा, आप एक ही जूता खरीद लो, बहुत अच्छे लग रहे हो एक जूते में, दूसरे नंगे पांव घूमते रहो ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो बहुत सिस्टमैटिकली काम करना पड़ता है। तो आप भी अभी से शुरू करेंगे, उम्र आपकी छोटी है, तो आप ये चीजों को सीख जाएंगे और कल को फायदा किसको होने वाला है इन सब का? आप ही को होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया था, बोलता है फाइंड ऑल द एंगल्स। तो चलो बताओ इसको करना कैसे है, इसका हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो निधि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी आपको एंगल्स के सबके नाम दिए हुए हैं और ये चीज गिवन भी है। तो इसकी शुरुआत देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे को एक चीज जरूर पता है, अब क्या है, इनमें आपको एंगल्स ढूंढना आने चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, एंगल POR दिखाई दे रहा है आपको? POR, ये एंगल इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला एंगल भी दिखाई दे रहा है ROQ। इन दोनों को प्लस करता हूं, ROQ, एंगल POR प्लस एंगल ROQ। ये कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं, कोई बता सकता है? अभी हमने बहुत सारे एंगल पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, हाँ सर लीनियर पेयर। हाँ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर करेक्ट। ये बट एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के एडजेसेंट एंगल है, तो ये लीनियर पेयर है। यानी कि POR प्लस ROQ दोनों को मिला करके 180 डिग्री आप लिख देंगे। याद रखिए ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री में, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ज्योमेट्री का पार्ट है, और ज्योमेट्री के आपके पास बहुत सारे चैप्टर हैं इस बार 9th स्टैंडर्ड में, और बच्चों के फेल होने का कारण भी यही है कि ज्योमेट्री को ठीक से लिखना तक नहीं सीखते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे उसका एक रीजन आप जरूर लिख देंगे ब्रैकेट में। कई बच्चे तो प्रॉपर लाइन बना के उसके साइड में रीजन लिखते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट बना के उसका रीजन क्या होगा पूरा अच्छे से लिखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे अच्छे से आपने बना के लिख लिया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको तो दिया हुआ है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है बट POR इज टू ROQ इज इक्वल टू 5:7, ये गिवन है, तो आप ब्रैकेट में डाल करके ऐसे लिखेंगे गिवन, ठीक है। आगे देयरफॉर अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, याद है आप अभी 9th में पहुंच गए, 8th में आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटी था, 7th में कंपेयरिंग क्वांटिटी था, वहां पे रेशियो, प्रपोर्शन, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, वो सारे हमने करे थे, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, POR, अगर मुझे POR निकालना है तो 5.12, हाँ 5 और 7 + 5 12 होता है, तो 5/12 है, और वो भी किसका, टोटल कितना है, 180। टोटल 180 है, हाँ टोटल 180 है। तो इसको आप जरा सा सॉल्व कीजिए बच्चों, और मुझे यहाँ पर उसका आंसर बताइए कितना आएगा। वैसे ही आप लोग मुझे ROQ का भी बताइए। चलिए मैं पूछने जा रहा हूँ उमा से, उमा ROQ का कैसे लिखूं, कितना लिखूं? उमा 7/12। वेरी गुड, 7/12 ऑफ 180, तो उसको भी हमें सॉल्व करके उसका भी आंसर सब लिखना है। PQR का 75 डिग्री है। PQR तो मैंने आपको बोला ही नहीं है करने के लिए,
अरे ऊपर वाला जो है ना 5.12 इंटू 180 डिग्री, उसको डिवाइड करके 75 डिग्री है। 75, तो POR हो गया। POR हमारे पास आ गया 75 डिग्रीज। ओके, ROQ बताओ। 105 डिग्रीज। ओके, ROQ, शाबाश आर्यन, ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है। ओके, अब हमारे पास दो एंगल आ गए हैं। जैसे जैसे आपके पास एंगल आ जाते हैं आप उस डायग्राम में उनको फिल कर दीजिएगा। POR मेरे पास आ गया 75 डिग्री, ROQ मेरे पास आ गया 105 डिग्री। हमें बोलता है ऑल दी एंगल्स। अब बच गए दो एंगल, यहाँ पे बच गए हैं। एंगल POS एक बच गया है और एक SOQ हमारे पास बच गया है। सर वो भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। हाँ, एकदम सही जवाब। कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है? POS का वैल्यू कितना होगा? SOQ SOQ है SOQ नहीं, एक मिनट, PO नहीं, PO ROQ POS का ROQ हाँ 105 डिग्री। हाँ, POS का ROQ होगा। सो POS विल बी इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 105 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा आ गया 105 डिग्री। ठीक है, निधि बताओ बेटा एंगल SOQ कितना होगा? सर 75। ओके, SOQ क्यों 75? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो जो आपका SOQ है वो आपका ROP, एंगल ROP के बराबर है, और वो भी 75 डिग्री होगा, और वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो ये भी आपका 75 डिग्री आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो आप देख रहे हैं सर कितना हम आसान है। ROP को अगर POR लिखे तो भी चलता है चलेगा ना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप उसको ROP बोलो, POR चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इस तरफ से चलेंगे ओ तो सेंटर में होना चाहिए ना? ओ हमेशा सेंटर में होना चाहिए आर्यन, एकदम ओ सेंटर में होना चाहिए। या तो ROP बोलो या POR बोलो। वेरी गुड। तो आज क्लास में आ रहा है मजा, क्योंकि मेरे बच्चे दे रहे हैं आंसर्स और डाउट्स भी पूछे जा रहे हैं जो जो उनको प्रॉब्लम है। पर एक चीज जो मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, ये लिखना, ये सब लिखना। यहाँ पे लिख रहा हूँ लीनियर एंगल है, इसका रीजन लिख रहा हूँ कि ये गिवन है, इसका रीजन लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका भी रीजन लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वो रीजन बहुत जरूरी है, बिना रीजन के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, इसको आराम से ऐसे नीटली इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हो गया क्या बच्चों? चलें आगे, एक क्वेश्चन और करने का टाइम है, वो भी कर लेते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। पिछले वाले को हमने एग्जाम्पल 1 बोला था, इसको बोल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को खास तरीके से ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक लाइन ऐसे गई है, एक ऐसे। ये डेफिनेटली एडजेसेंट एंगल है ना? एडजेसेंट तो है। यहाँ पे हो गया है P, यहाँ पे हो गया है Q, यहाँ पे हो गया है R और यहाँ पे हो गया है S। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 2 की बात चल रही है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में क्या बोल रहा है ये, और दे रहा है हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये हमें प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। अब इसमें क्या है, एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, वो है कि इसमें कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या आपको? कोई भी लीनियर पेयर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। कोई भी लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। लीनियर पेयर हो जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे में हमारे पास एक हथियार होता है मैथ्स में, वो है क्या क्या हथियार है बोलो? कंस्ट्रक्शन। कौन सा हथियार यूज करने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन का हथियार यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने आप से। देखिए मैं आपको वो समझाता हूँ कि जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके ऑपोजिट में एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और मैं उस लाइन को डॉटेड लाइन बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। ये देखिए ये डॉटेड लाइन मैंने बना दी और इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं T। ठीक है, अब ये पूरी लाइन जो है ना बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। इसमें अब आपको लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है? कहीं पे किसी बच्चे को कोई लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है? दो ऐसे एंगल दिखाई दे रहे हैं जिनको प्लस करने से 180। हाँ हाँ बोलो सर पी। नहीं सिर्फ P नहीं बोल सकते। सॉरी क्यू पी टी PQR पी सब नहीं। PQR और POQ और POS POQ और POS नहीं, बिल्कुल नहीं। POQ और POS थोड़ी है, तो टेढ़े टेढ़े POR नहीं। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ लीनियर पेयर मतलब आपको ऐसा दिखना चाहिए। एक सीधी लाइन कहीं दिख रही है ऐसे, और कुछ QOR क्यू QOR और POQ हाँ POQ और दूसरा QOR POQ तो एक दिख रहा है। QOR QOR नहीं रे बाबा, वो तो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है। हाँ P दिख रहा है, O दिख रहा है, Q दिख रहा है, तो इतना सही दिखा है। POT। हाँ POT। ठीक है, तो दो एंगल जो हमको दिख रहे हैं जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं वो हैं ये और ये, यानी कि हम लिखेंगे एंगल POT। ध्यान देना, कितने सारे बच्चों ने गलत बता दिया। तो लीनियर पेयर होने के लिए एक लाइन को सीधा होना पड़ता है एकदम,
तो एक हो गया POT और दूसरा एंगल हो गया उसका POQ, और दोनों को मिला के लीनियर पेयर में कितना बनता है 180 डिग्री। सो ब्रैकेट में लिख दीजिए लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ भी एक लीनियर पेयर दिख रहा है क्या? नीचे भी दिख रहा है, ध्यान देखना, नीचे की तरफ देखना, एंगल TOS दिखाई दिया, ये रहा एंगल TOS। और एक दूसरा एंगल ये पूरा वाला कौन सा है? ये इधर से लेके इधर तक के एंगल का नाम बताओ। SOQ। SOQ, हाँ, एंगल SOQ। वो दोनों भी मिला करके 180 डिग्री दिख रहे हैं, तो वो भी हो रहा है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है। पर अब ध्यान देना, मैं ये जो SOQ है इसको मैं इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देता हूं, और इसमें जो SOQ है मैं उसको फर्दर SOQ इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो मैं वही लिखूंगा एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, SOQ की जगह SOR प्लस ROQ लिख दिया और 180 डिग्री, और इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन 1 और उसको डाल दिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐसे आपको पूरा आराम से लिखना है। 1 और 2 इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मैं एक काम करता हूँ, पहली इक्वेशन लिख देता हूँ पहले POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी लिख दी है TOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड करूंगा तो आपको पता है यहाँ 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यहाँ पे इन सबको लिख देता हूँ, POT प्लस POQ प्लस TOS, करेक्ट, प्लस SOR प्लस ROQ। पर आप ध्यान देना कि इसमें से हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। POT दिखाई दे रहा है? अरे कहीं पे POT नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, POQ दिखाई दे रहा है? POQ दिखाई दे रहा है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे। TOS दिख रहा है? TOS नहीं दिख रहा है, सो ये और ये दो चीजें नहीं दिख रही हैं। SOR दिख रहा है? SOR दिख रहा है। ROQ दिख रहा है? ROQ दिख रहा है। तो अच्छा, तो मुझे बताओ POT, जो दो चीजें नहीं दिख रही हैं उनको मिला के कोई एंगल बन सकता है? POT और SOR को मिला के, POT और SOR, नहीं, सर POT और TOS को मिला के, POS। हाँ POS, POT और TOS को मिला के POS मिल रहा है। सो देयरफॉर ये दोनों की जगह मिला के मैं लिख रहा हूँ एंगल POS, और बाकी 3 एंगल तो मेरे पास हैं ही, एंगल POQ भी है मेरे पास, एंगल SOR भी है मेरे पास, और एंगल ROQ भी है मेरे पास, और मिला के हो रहा है 360 डिग्री। और ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। और चाहिए तो आप स्कूल में मत बनाना, यहाँ पे एक स्माइली फेस भी बना सकते हैं साइड में। ठीक है, समझ में आ गया मेरे सब बच्चों को? तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, आपको ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा ठीक से। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आप क्या करिएगा, इसको रोक दीजिएगा और उसके बाद अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिफिकल्ट चैप्टर है। कल की क्लास में बच्चों, कल की क्लास फिर हम मैथ्स की क्लास ही रखेंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी जस्ट स्टार्ट किया है। कल की क्लास में मैं चाहूंगा कि आप लोग, आपके पास टाइम बहुत होता है, 6.1 आप सब लोग पढ़ करके आएंगे, और कल मैं जिस जिस बच्चे से पूछूंगा वो मुझे 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, 6.1 आपके स्कूल में भी हो गया है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है
वो कहीं से हेल्प लीजिए और 6.1 ट्राई करने की कोशिश तो करिए। कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए, जो नहीं आएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट कुछ क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। इसके पास टोटल 6 क्वेश्चन ही है 6.1 में, ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर। तो अगर आप हाफ एन आवर 1 आवर के लिए बैठेंगे तो आराम से आपके ये सारे खत्म हो जाएंगे। सर आप हम लोग का एक ग्रुप भी बना दो ना, इसलिए हम लोग मतलब नोट्स और ये सब कुछ सेंड कर सके। आप सीधा हमको सेंड कर दो ना, नोट ग्रुप बनाने की क्या वो जरूरत है। नहीं सर, ये हाँ, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उसकी बात। टेक्स्ट बुक के लिए मैंने लिंक दे दिया था आपको, उस लिंक से आप पढ़ लेंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक है, अभी सबने खरीद लिया है, नहीं तो सबने अपने पास टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके रख लिया है पहले से, ठीक है। तो सबके पास है, वो सब हो जाएगा आराम से। तो आप लोग 6.1 आज का आपका होमवर्क है वो करके आएंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। और उसके बाद वो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जो कि छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करके कल मेरे सामने आएंगे। कल ऐसा नहीं हो कि मैं पूछूं करस्पॉन्डिंग एंगल और आपको पता ही नहीं, ऑल्टरनेट एंगल आपको पता ही नहीं। तो वो पुराना कॉन्सेप्ट है, वो एक बार रिवाइज करके, नहीं तो फिर 6.2 करने में हमें बहुत मुश्किल होने वाली है। 6.2 में भी 5-6 क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 6.3 आएगा। तो चैप्टर काफी बड़ा है, 6.1, 6.2, 6.3, पर इतना नसीब अच्छा है कि सिर्फ 5-5, 6-6 क्वेश्चन ही है एक एक एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कल मिलते हैं। कुछ जो छोटा सा होमवर्क आपको दिया है वो जरूर आप करने के लिए बैठिए। मिलते हैं कल आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।